नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। जैसे कि हमने अर्लियर चैप्टर्स में भी पढ़ा था, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। तो लाइफ के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? फर्स्ट हमारे पास होना चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एयर होना चाहिए। एयर मतलब ऑक्सीजन। एयर तो हर जगह ही है, लेकिन एयर में जो मेन कंपोनेंट है ऑक्सीजन, वो यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। फूड हमारा कहाँ से आएगा? फूड हमारा एग्रीकल्चर से आएगा। इसके लिए हमें लैंड की जरूरत है, सॉइल की जरूरत है। तो तीन कंपोनेंट, वाटर, एयर और लैंड। अगर तीन कंपोनेंट जहाँ मिलेंगे वहीं लाइफ पॉसिबल है। तो आज के इस चैप्टर में हम तीन डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, हाइड्रोस्फीयर जो ओशियंस या वाटर बॉडीज हैं, दे फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर मींस गैसियस इन्वेलप अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर है ये सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। It comprises of rocks of the earth crust and thin layer of soil। जो भी अर्थ की बात करेंगे पृथ्वी पे हमारे यहाँ पे, उसको अगर एक फ्लैट सरफेस देखेंगे तो इस तरह से माउंटेन्स भी हो सकते हैं, कहीं पे माउंटेन्स भी होंगे अर्थ पे, और एक फ्लैट प्लेन्स, नॉर्मल प्लेन्स भी होंगे जहाँ पे लैंड बहुत फर्टाइल होती है। तो हम कह सकते हैं जो रॉक्स और सॉइल, इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला के लिथोस्फीयर बनता है। तो लिथोस्फीयर बेसिकली दो पार्ट में बोल सकते हैं हम। लिथोस्फीयर के दो पार्ट हैं। लिथोस्फीयर मीन्स अर्थ सरफेस हमारा है, जो अर्थ सरफेस, इस पे क्या क्या हो सकता है? तो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स जो लैंड मास है हमारा। सेकंड है ओशियंस, वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज। जैसे हम मैप में देखते हैं, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। और ये हमारी वाटर बॉडीज है। इसके अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन है ये हमारा वाटर बॉडीज है। ये आपका इंडियन ओशियन है, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, और इधर पैसिफिक ओशियन है। ये पैसिफिक ओशियन है, इधर का पोर्शन भी ये पैसिफिक ओशियन का है। ठीक है। तो अर्थ का सरफेस बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। तो अभी हम पहले पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया के बारे में। एशिया हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अराउंड वन थर्ड ऑफ द टोटल लैंड मास। जो भी टोटल लैंड मास है उसका वन थर्ड कवर करता है। ये हमारा कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में हेमिस्फीयर के बारे में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। हमने पढ़ा था टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में। ये हमारी अर्थ है, ये हो गया हमारा इक्वेटर। दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो हमारा एशिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास होती है एशिया से। इसमें देखें जरा मैप में, तो ये हमारा एशिया है। अब देख साइज में भी देखते हैं तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमें दिखता है। ठीक है। और इसके ये यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है, इस साइड में आपका पैसिफिक ओशियन है। ठीक है। ये होगी बात एशिया की। अब ये बात करते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप देखेंगे तो कंपेरेटिवली बहुत स्मॉल है।
और पूरे का पूरा यूरोप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर अगर लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड करेंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों में आता है, क्योंकि प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच मीन टाइम है जो, वो लाइन हमारी यूरोप से पास होती है और एशिया के वेस्ट डायरेक्शन में मिलता है, एशिया से वेस्टर्न साइड। ठीक है, स्मॉलर है। और जो यूरोप है बेसिकली बहुत डेवलप नेशन है यहाँ पे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये काफी डेवलप नेशन है। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। मैप में एज पर स्केल नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अब अफ्रीका के बारे में एक खास बात है, इक्वेटर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइंस इससे पास करती हैं। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों इससे पास करता है। द सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट का आपने नाम सुना, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट दैट मीन्स कुछ कोल्ड डेजर्ट भी होता होगा, हाँ कोल्ड डेजर्ट भी होता है। डेजर्ट कंडीशन है कि जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ पे डेजर्ट बन जाता है, हॉट भी हो सकता है कोल्ड भी हो सकता है। जैसे हमारा जो लेह रीजन है, लद्दाख रीजन है, दैट इज कोल्ड डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, वो यहीं पे मिलता है। ठीक है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर द नाइल, नाइल रिवर अफ्रीका से फ्लो करती है। और इसके कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। ओशियंस और सीज हैं इसके चारों तरफ, आप देख सकते हैं। अफ्रीका है, इधर आपका ये मेडगास्कर है, ये सी ऑफ मेडगास्कर, ये यहाँ पे इंडियन ओशियन है और इधर आपका अटलांटिक ओशियन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, ये इसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, यहाँ पे आपका मैक्सिको मिलता है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और यहाँ पे ये मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, तो कोई मेजर नॉर्थ अमेरिका का मेजर कंट्री कोई बता पाएंगे? यस, नॉर्थ अमेरिका जैसे नेम सजेस्ट, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। ठीक है, द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेंगे तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, अगर लैटिट्यूड से बात करेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। थ्री ओशियन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। आप देख रहे हैं जैसे मैप में तीन ओशियंस, एक ये और एक ये और इधर आर्कटिक ओशियन, तीन ओशियंस इसको सराउंड करते हैं। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन साउदर्न अमेरिका, नॉट ऑल, मोस्टली इन साउदर्न हेमिस्फीयर। एज अ नेम सजेस्ट, ये साउथ अमेरिका तो साउदर्न हेमिस्फीयर में होना चाहिए, बट साउथ हेमिस्फीयर में पूरा नहीं है। ये यहाँ से लाइन पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी, इक्वेटर की लाइन, इक्वेटर की लाइन पास होती है, तो इधर का पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये पोर्शन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउथ अमेरिका मोस्टली लाई करता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। The Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south. जो एंडीज माउंटेन रेंज है, ये नॉर्थ से साउथ रन करती है। ठीक है, इस एरिया साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। अमेजन रिवर जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है वो साउथ अमेरिका में। अमेजन रेन फॉरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, अमेजन रेन फॉरेस्ट जो अर्जेंटीना और ब्राजील में है। और उनके मेजर कंट्रीज साउथ अमेरिका के, सबसे बड़ा है आपका ब्राजील,
अर्जेंटीना भी है, ये मेजर कंट्रीज हैं। इसके अलावा बाकी सब छोटे कंट्रीज हैं। ठीक है, अमेजन रिवर हो गया, अमेजन रिवर और अमेजन रेन फॉरेस्ट, ये दो चीज़ बड़ी फेमस है यहाँ पे। ठीक है, ब्राज़ील, ब्राज़ील को नाम फुटबॉल के लिए भी बहुत फेमस है। अर्जेंटीना भी की भी फुटबॉल टीम है, इससे हम लोग जानते हैं इनके कंट्रीज के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर में इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियंस एंड सीज। इसका क्या मतलब है, इसके हर तरफ से ओशियन है, मतलब कोई लैंड बाउंड्री टच नहीं करता है। देखिए कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं टच कर रहा है। इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर आपका इंडियन ओशियन है। ठीक है, इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड है क्योंकि समुद्र के बीच में है, इसलिए आइलैंड कॉन्टिनेंटल कंट्री। कॉन्टिनेंटल कंट्री भी क्यों होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ इज अ कंट्री। एक ही आइलैंड है, एक ही कॉन्टिनेंट है और एक ही कंट्री है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और इट इज ए वेरी ह्यूज कॉन्टिनेंट। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। साउथ पोल इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि ये पूरा फ्रीजिड जोन में है। पूरा हमने जो जोन्स पढ़े थे, फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड जोन्स। आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल में है ये, तो परमानेंटली आइस शीट से कवर रहता है। क्योंकि परमानेंटली यहाँ पे आइस रहती है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन है ह्यूमंस के रहने के लिए फेवरेबल नहीं है। बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे और रहना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ रिसर्च वर्क के लिए साइंटिस्ट यहाँ पे रहते हैं। सभी कंट्रीज ने अपने यहाँ पे रिसर्च स्टेशन स्टेब्लिश किए हुए हैं और इंडिया ने भी दो अपने स्टेशन यहाँ पे स्टेब्लिश किए हुए हैं। उनके नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। दो रिसर्च स्टेशन है हमारे यहाँ पे, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। अब ये बात हो गई लिथोस्फीयर की। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। जीवन के लिए पानी की बहुत जरूरत है, वाटर, ये भी काफी जरूरत है। तो हमारे अर्थ पे वाटर बहुत एबंडेंट है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ अर्थ वाटर है। अगर हम स्काई से, स्पेस से अगर अर्थ को देखते हैं तो ये ब्लू दिखाई देता है। इसी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ अराउंड 71% ऑफ द अर्थ। तो जो वाटर अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, उसका 97% ऑफ वाटर ओशियंस में है और दैट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन बिकॉज इट्स टू साल्टी। बहुत ज़्यादा नमकीन है पानी और ह्यूमन कंजप्शन के लिए सूटेबल नहीं है। तो रिमेनिंग जो 3% वाटर है वही ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है। लेकिन इसमें से भी वाटर या तो ग्लेशियर्स में है, या फिर वाटर वेपर्स में है, या फिर ग्राउंड वाटर में है, ग्राउंड वाटर। ठीक है, और काफ़ी वाटर, थोड़ा सा वाटर इसका रिवर्स में भी है, जो हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए रेडिली अवेलेबल है। तो हम कहते हैं तो 97% वाटर हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अर्थ पर चारों तरफ पानी है, वाटर वाटर इज एवरीवेयर बट नो वाटर टू ड्रिंक। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। ऑल्दो 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर, स्टिल वाटर इज अ वेरी स्कार्स रिसोर्स बिकॉज ओनली 3% ऑफ इट इज अवेलेबल, ओनली 3% ऑफ इट इज फ्रेश वाटर। तो इसलिए हमें वाटर को बहुत ही जूडिशियसली यूज करना चाहिए, अननेसेसरीली इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर में। तो हाइड्रोस्फीयर में हम ओशियंस की बात करते हैं। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ओशियंस और ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सभी ओशियंस आपस में कनेक्टेड हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर इंटरकनेक्टेड हैं तो उनका वाटर लेवल हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा। चाहे अटलांटिक ओशियन देखिए, चाहे पैसिफिक या इंडियन ओशियन, आप किसी में भी देखिए तो वाटर लेवल उनका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है।
तो इसलिए किसी भी प्लेस की जो हम हाइट नापते हैं तो फ्रॉम द सी लेवल, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर भी वहाँ पे स्टेशन का नाम लिखा होता है और वहाँ पे फिर हाइट लिखी होती है, सपोज 2500 मीटर फ्रॉम सी लेवल, इस तरह से कुछ लिखा होता है। तो सी सरफेस है तो उससे हम किसी भी प्लेस की हाइट मेजर करते हैं। ठीक है, तो ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, ओशियन का पानी हमेशा मूव करता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है, हमेशा मूव करता रहता है। ऊपर कई बार सरफेस पे हमें दिखता है कि वाटर स्टिल है, बट स्टिल इंटरनल वाटर में मूवमेंट हो रहा होता है। तो वाटर के मूवमेंट के तीन कंपोनेंट हैं हमारे, द वेव्स, तो सरफेस पे जो विंड्स चलती हैं उनकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। टाइड्स, टाइड्स प्रोड्यूस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। और ओशियन करंट्स, डीप वाटर में भी मूवमेंट होता रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ओशियन करंट्स। तो ओशियन करंट्स के बहुत सारे रीजन्स हैं, एक तो टेम्परेचर भी इसका एक रीजन है, और दूसरा सैलिनिटी वाटर की, वो भी रीजन है। सैलिनिटी से इसकी डेंसिटी पे फर्क पड़ता है और डेंसिटी की वजह से वाटर का मूवमेंट होता है। तो इन सब जो भी रीजन्स हैं ओशियन करंट के, वो हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहीं तक लिमिट करते हैं। तो हमारे 5 मेजर ओशियंस हैं, पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। इन सब ओशियंस के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो बात करते हैं पैसिफिक ओशियन की। पैसिफिक ओशियन इट इज द लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा ओशियन है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो 1/3 पोर्शन है उसमें फैला हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इसका साइज कितना बड़ा होगा। अगर बात करते हैं अर्थ पर हाईएस्ट पॉइंट की, तो दैट इज माउंट एवरेस्ट। हाइट कितनी है कोई बता सकता है? 8,848 मीटर, 8848 मीटर। तो ये तो बात हो गई हाईएस्ट पॉइंट की। तो डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे गहरा पॉइंट? इट इज मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच इट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ये पैसिफिक ओशियन में ही है। और पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, शेप में सर्कुलर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। एशिया, अफ्रीका, सॉरी पैसिफिक ओशियन इधर है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यहाँ से पैसिफिक ओशियन इधर से शुरू हो जाता है और यहाँ पे आके खत्म होता है इस पोर्शन में आके, ये वाला पोर्शन। क्योंकि अर्थ गोल है, अगर इसे रोटेट करके आएंगे यहाँ से तो ये लाइन कोइंसाइड करेगी इस एंड पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन पैसिफिक ओशियन का। तो पैसिफिक ओशियन अपने आप में काफ़ी बड़ा ओशियन है, 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है। सेकंड है अटलांटिक ओशियन, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। इट इज एस शेप्ड। अब इसकी पोजीशन अगर हम देखते हैं तो दिस इज अटलांटिक ओशियन। ठीक है, आप देख रहे हैं ये एस शेप है, इट्स अटलांटिक ओशियन। इधर अफ्रीका और यूरोप है, इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। It is flanked by the North and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. Indented means criss-cross है, इस तरह से criss-cross है। तो उसका क्या एडवांटेज है? इस तरह की अगर criss-cross अगर कोस्ट लाइन होती है तो नेचुरल पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे, नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर्स। तो मैन मेड भी हो सकते हैं नेचुरल, तो यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स होते हैं काफ़ी। तो इस वजह से ट्रेड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, फिशरीज के लिए भी बेनिफिशियल है, तो ट्रेड के लिए भी नेचुरल पोर्ट से वहाँ से सामान का आवागमन इजीली हो सकता है। और इसी वजह से इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन। बिजिएस्ट ओशियन इसलिए भी, एक तो इसकी जोग्राफिकल पोजीशन आप देखिए, यूरोप अपने आप में एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन है, इधर नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, कनाडा, ये भी अपने आप में बहुत डेवलप्ड नेशन है। और अफ्रीका, अफ्रीका रॉ मटेरियल के लिए बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और फिनिश्ड गुड के लिए इम्पोर्टर है। सेम इज द कंडीशन विथ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आपका देखिए फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट होता है। तो ये आपका अटलांटिक ओशन बहुत बिजी ओशन।
अगर बात करते हैं हिंद इंडियन ओशियन की, हिंद महासागर, हिंद महासागर इट इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, दैट इज इंडिया। इंडिया के नाम पे रखा गया है। द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट अ ट्रायंगुलर। अब देखिए एकदम से ट्रायंगुलर शेप है इसकी, ठीक है। ये इंडियन ओशियन है, ये वाला जो एरिया है ये आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे ये अरेबियन सी है, ये देखते हैं यहाँ पे श्रीलंका है, ये पूरा इंडियन ओशियन है। In the north it is bounded by Asia, in the west by Africa and in the east by Australia, ठीक है। अब बात करते हैं साउदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन की। ये तो अपने आप में काफ़ी छोटे ओशियंस हैं। अंटार्कटिक एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। साउदर्न ओशियन तो साउथ में ही हो गया ऑब्वियसली, और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बाद एक्सटेंड। दूसरा आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक सर्कल के बारे में अपने आप पढ़ा था। ये अर्थ है हमारी, इधर का ये पोर्शन है, ये आर्कटिक सर्कल और ये अंटार्कटिक सर्कल है। ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड। दिस इज आर्कटिक सर्कल और दिस इज अंटार्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को ये सराउंड करता है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट से ये पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया पहले एक ही कॉन्टिनेंट था। अर्लियर अगर आपकी अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे की चैप्टर्स में, तो हमें पता चलेगा पहले एक ही कॉन्टिनेंट था ये, तो इसको कलेक्टिवली यूरेशिया बोला जाता था, ठीक है। ये हो गया आर्कटिक ओशियन और साउदर्न ओशियन के बारे में। अभी बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। हमने पढ़ लिया लैंड के बारे में, पढ़ लिया वाटर के बारे में, पढ़ लिया। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है लाइफ के लिए, दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो अर्थ हमारी गैसियस लेयर से सराउंडेड है, तो इस गैसियस लेयर को जो अर्थ को सराउंड करते हैं उनको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट एक्ट एज अ बाइंडर फॉर दिस गैसेस। अगर अर्थ में अगर ग्रेविटेशनल पुल ना हो तो ये गैसेस स्केप कर जाएंगी, ठीक है। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इस एरिया में हमारा ये सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ से ऊपर अगर एक सर्कल ड्रॉ करें 1600 किलोमीटर, अगर ऐसे ऐसे कोई सर्कल ड्रॉ करें तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है। इतना एरिया हमारा एटमॉस्फेयर। पर एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, जो डिफरेंट लेयर्स हैं, कंपोजिशन इसका यूनिफॉर्म नहीं है, कंपोजिशन चेंज होता रहता है। तो अगर हम अर्थ सरफेस से अगर ऊपर की तरफ जाएं, हाइट के अकॉर्डिंगली ऊपर जाएं, तो डिफरेंट लेयर्स हमें मिलती हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। लेकिन जो लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं ज़्यादातर वो इसी लेयर तक लिमिटेड है, ट्रोपोस्फियर तक। क्योंकि ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर भी, ट्रोपोस्फियर में अगर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है। स्ट्रेटोस्फियर में स्टैटिक रहता है नॉर्मली टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइफ के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी ट्रोपोस्फियर तक लिमिट है। अगर बात करते हैं कंपोजिशन की, तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस का कंपोजिशन है। इसमें मेजर गैसेस हैं आपकी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों मिला के 78% और 21%, 99% गैसेस हो दोनों। और जो रिमेनिंग 1% है उसमें आपका ऑक्सीजन भी आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, NO2 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है। नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड्स हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ही बनते हैं ये वो कंपाउंड, और नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में भी है और इसके फॉर्म में भी है।
एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की। तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है ये। तो इसमें मेजर गैसेस हैं आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों गैस मिलकर बनाती हैं 99%। और जो रिमेनिंग 1% है उसमें ऑक्सीजन, जो हमारी जीवनदायिनी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भी डिफरेंट गैसेस और वाटर वेपर्स हैं, आर्गन भी है और बहुत सारी गैसेस हैं। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, उसके लिए नाइट्रोजन की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा जो मेन कंपोजिशन है, अगर आप बात करते हैं खाद की भी बात करते हैं प्लांट्स के लिए, तो उसका भी मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्लांट्स जो हमारे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेक देयर फूड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस। और दूसरा जो हमारा जो अर्थ का सरफेस है, जो वार्म रहता है, हमको एक वार्मथ फील होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं होता है, तो डैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो जो हमारा जो अर्थ का जो सरफेस, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, वो सन रे से डायरेक्ट हीट नहीं होता है। सन की रेज आती हैं, फिर जमीन पर स्ट्राइक करके, अर्थ पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होती हैं, और जो हमारी जो गैसेस हैं वो उसको हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर गैस है दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। और टेम्परेचर अगर फेवरेबल नहीं रहेगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी यहाँ पे। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसकी हाइट डिफरेंट लेयर पे, उसकी डेंसिटी डिफरेंट लेयर पे वेरी करती है। अगर अर्थ सरफेस पे बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हम बात करें केवल ट्रोपोस्फेयर में, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी कम होती जाती है। तो अभी आपने देखा हो, जैसे माउंटेन रीजन्स में अगर जाते हैं, हिली रीजन्स में हम जाते हैं, तो हमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि एटमॉस्फेयर वहाँ पे बहुत थिन होता है, डेंसिटी कम होती है वहाँ पे, इस वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। और दूसरे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा, इसी वजह से हिली रीजन्स में टेम्परेचर कम होता है। और समर सीजन में हम छुट्टियाँ मनाने नॉर्मली हिली रीजन्स में जाते हैं, जैसे मनाली, लेह, लद्दाख, ये सब हिली रीजन्स में टेम्परेचर कम होता है। और एयर का जो मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है हमेशा, ये बात ध्यान रखिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की। अब ये प्रेशर बेल्ट्स कैसे बनती हैं? टेम्परेचर की वजह से बनती हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। टेम्परेचर की वजह से डिफरेंट प्रेशर के रीजन्स बनते हैं और उसकी वजह से विंड का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। लाइफ पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है? क्योंकि लैंड, वाटर और एयर, जो ये तीनों कंपोनेंट लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तीनों कंपोनेंट लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बट इंडिपेंडेंटली ये तीनों कंपोनेंट सफिशिएंट नहीं है लाइफ के लिए। अगर एयर है, वाटर नहीं है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। लैंड है लेकिन वाटर और एयर नहीं है तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। केवल वाटर है, वहाँ पे लैंड और एयर नहीं है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। केवल ये दो कंपोनेंट हैं तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों कंपोनेंट लाइफ के लिए जरूरी है। और जहाँ पे ये तीनों कंपोनेंट मिलते हैं, ये पोर्शन है मेरा, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे तीनों जो मिल रहे हैं, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द जोन, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। लाइफ पॉसिबल क्यों है? बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑल द थ्री जोन्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है,
और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे बायोस्फीयर में, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड कैसे हैं? जैसे डिफरेंट फूड चेन्स है, फूड चेन्स है। ग्रास है, ग्रास को गोट ने खाया, गोट को लॉयन ने खाया, लॉयन अगर मर गया उसके बाद में डिकम्पोजिशन हो गया तो स्कैवेंजर्स ने उसको खा लिया। सिंपली ऐसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स मतलब हमने फूड आइटम हमारा जो भी है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, या कुछ नॉन वेज लोग हैं उनके लिए गोट, ठीक है, फूड चेन में हम यहाँ पे आ जाएंगे उनके लिए। अदरवाइज ये ह्यूमन वेजिटेबल्स, वेजिटेशन और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वेजिटेशन अवेलेबल है। तो सब आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर एक नहीं रहे, एक चेन अगर ब्रेक हो गई तो दूसरे को अफेक्ट करेगी। तो एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट्स हैं, फॉरेस्ट की हमें ज़रूरत है वुड के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए। लेकिन अगर हम इन फॉरेस्ट को क्लियर कर दें, सारे फॉरेस्ट को काट दें, लैंड को क्लियर कर दें एग्रीकल्चर के लिए या फिर अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो हमारी जो सॉइल है, सॉइल का इरोजन शुरू हो जाएगा। जो भी हमारी फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट में सॉइल इरोजन शुरू हो जाएगा, ठीक है, सॉइल इरोजन हो जाएगा। इसकी वजह से जो टॉप फर्टाइल लेयर है सॉइल की वो चली जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, एक तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, दूसरे लैंडस्लाइड्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे टॉप लेयर है वहाँ पे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, उसको स्लाइड नहीं होने, तो लैंडस्लाइड्स बढ़ जाएंगी उसकी वजह से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्रीन हाउस मेंटेन करने के लिए। बट लेकिन ग्रीन हाउस का अगर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्टिव कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन बढ़ जाएगा। ये में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी और भी डिसएडवांटेज हैं, जैसे हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, ठीक है, वाटर लेवल बढ़ जाएगा, तो वो भी हार्मफुल है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक है हमारा इन्वायरमेंट। तो हमें ज़रूरत है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। हम अपनी ज़रूरतें इस तरह से लिमिटेड रखें कि हम अननेसेसरीली इन्वायरमेंट का शोषण ना करें। सस्टेनेबल डेवलप होना चाहिए, डेवलपमेंट विद इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। और सस्टेनेबल मतलब फॉर एवर लास्टिंग। तो हम ऐसा ना करें कि हम आपकी आज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट को इतना नुकसान पहुंचा दें कि आगे की हमारी ज़रूरतें फुलफिल ना हो पाएँ या आने वाली जनरेशन्स को ये नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो पाए, ठीक है। इसी के साथ में हम आज का ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। अगले चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।